हम पढ़ेंगे द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि तने में और टाइलोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लें कि द्वितीयक वृद्धि होता क्या है। जब भी किसी पौधे की तने या जड़ की लंबाई में शीर्षस्थ रूप से विभ्योतकी ऊतकों की सहायता से अगर वो बढ़ता है, उसके बाद प्राथमिक वृद्धि करता है, तो अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त उनकी मोटाई भी बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि जड़ और तने की मोटाई में होने वाली वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि के नाम से जानते हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जड़ और तने को जब अनुकूल वातावरण मिलता है, तब क्रमशः स्टिल के अंदर तथा बाहर, स्टिल मतलब कैम्बियम के अंदर तथा कैम्बियम के बाहर नए ऊतकों के बनने के कारण तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। उसको द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना। द्वितीयक वृद्धि को बनाने के लिए कई प्रकार के ऊतक भाग लेते हैं। उन्हें पार्श्वी मेरिस्टेमेटिक कैम्बियम और कार कैम्बियम के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है। एक होता है संवहन कैम्बियम, सबसे बड़ी ज़रूरत होती है संवहन कैम्बियम, जो मेरिस्टेमेटिक सतह होता है। मेरिस्टेमेटिक सतह होता है, कहने का मतलब होता है जहाँ पर विभ्योतक ऊतक होता है, विभाजन करने वाले ऊतक होती है, वहाँ पर ऊतक जाइलम और फ्लोएम को काटती है, उसे संवहन कैम्बियम कहते हैं। मतलब जाइलम और फ्लोएम को क्या कर देती है, काट देती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैम्बियम कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में इसको देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखो एक एक संवहन पुल बना हुआ है, ये एक संवहन पुल, एक संवहन पुल, संवहन पुल, संवहन पुल, संवहन पुल बना हुआ है। ठीक है, इन सभी संवहन पुल में देखिए बीच में ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है। ये जो ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है, इन ग्रीन पट्टी को ही क्या कहेंगे, कैम्बियम कहेंगे। मतलब मेरिस्टेमेटिक सतह जो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम को काटती है, उसे हम क्या कहेंगे, संवहन कैम्बियम कहेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत में ये क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एकल सतह, एकल खंड के रूप में रहती है। बाद में धीरे से ये एकल सतह के रूप में, एकल खंड के रूप में रह रही है, बाद में धीरे से ऐसा रिंग बना लेती है पूरा। ये यहाँ से निकल कर वापस जुड़ जाती है ऐसा। मतलब यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, ऐसा एक छल्ला बना लेती है। ठीक है, क्या बना ली है, एक छल्ला बनाती है। मतलब इसको बोलते हैं हम कैम्बियम छल्ले का निर्माण कहते हैं। कैसे बनेगा ये, द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम अंतःपुली कैम्बियम है। कैसा कैम्बियम है ये, अंतःपुली कैम्बियम। देखो अंतःपुली कैम्बियम का निर्माण हुआ है। इस अंतःपुली कैम्बियम के कारण बाद में तने की मोटाई में अंदर और बाहर वृद्धि हो गई। ठीक है, नई कोशिकाएं बनेंगी इसलिए। तो मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपुली के समीप होती है, मेरिस्टेमी, विभ्योती प्रकार की कोशिकाएं या विभ्योतक प्रकार की नेचर या प्रकृति को धारण कर लेती है, एक अंतरापुली कैम्बियम बनाता है। ये अंतरापुली कैम्बियम बनाता है। कैसे बना ये बताया जा रहा है आपको। ये संवहन पुल के अंदर एक कैम्बियम है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं विभ्योतक प्रकृति की हो गई, फलस्वरूप यहाँ पर एक पट्टी बन गई, एक से दूसरा को जोड़ लिया, तो ऐसा एक छल्ले का निर्माण हो गया। ठीक है, छल्ले के निर्माण के बाद में आता है कैम्बियम छल्ले की क्रियाशीलता। अब क्या होगा, अनुकूल वातावरण जैसे मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलने पर पर्याप्त मात्रा में भोजन, पर्याप्त अच्छी जलवायु रहती है, उस दौरान क्या होता है, ये जो कैम्बियम की पट्टी है, ठीक है ना, किसकी, कैम्बियम की जो रिंग है, ये अंदर और बाहर नई कोशिकाएं को लगातार बनाती जाएंगी। जो कोशिकाएं पीत की ओर होंगी, वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाएंगी। पीत की ओर होंगी, इसके अंदर पीत की ओर होंगी, वो द्वितीयक जाइलम बनाएंगी, और परिधि की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाएंगी। क्योंकि देखिए जाइलम अंदर की तरफ, ठीक है, जाइलम अंदर की तरफ है, प्राथमिक जाइलम, और देखिए फ्लोएम बाहर की ओर है। ठीक है, कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, जबकि बाहर की ओर इतना सक्रिय नहीं होता। समझ में आ गया। कैम्बियम प्रायः भीतर की ओर अधिक सक्रिय होता है, बाहर की ओर उतना सक्रिय नहीं होता, इसलिए द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है, द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है, अतः प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम सनह सनह दब जाते हैं। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। प्राथमिक फ्लोएम बाहर की तरफ और प्राथमिक जाइलम अंदर की तरफ दब जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक के अखंड रूप से बनते जाने के कारण कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक सक्रिय पट्टी बनाते हैं। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरी दिशाओं में जाती है। इनको द्वितीयक मज्जाकीरण भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो पट्टी है द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरी दिशाओं में जाती है। देखो ये अरी दिशाओं में जा रही है, ये अरी दिशाओं में जा रही है।
ठीक है। ये जो अरी दिशाओं में जा रही है, इन अरी दिशाओं में जाने वाली किरणों को हम मज्जा किरण या मज्जा रश्मियाँ कहते हैं। क्योंकि द्वितीयक ऊतकों के बनने के कारण ये बनती, इसलिए इसको द्वितीयक मज्जा किरण भी कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं इसको? द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। अब जब द्वितीयक मज्जा किरण का निर्माण हो जाता है, कैम्बियम का छल्ला सक्रिय हो जाता है, तब क्या होता है? ठीक है, तो मज्जा रश्मियाँ बना, द्वितीयक कोशिकाओं के बनने के कारण द्वितीयक वृद्धि यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक प्रकार के जाइलम बनना शुरू हो गया। ठीक है, और बाहर की तरफ द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक प्रकार का फ्लोएम बन रहा है। हाँ, हमको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना जाइलम बनता है उसकी अपेक्षा फ्लोएम बहुत कम मात्रा में बनता है। इसलिए क्या होता है, बाहर का फ्लोएम लगभग दबकर कुचलकर नष्ट हो जाते हैं। अंत में क्या होता है, वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है और कागजन या कार्क कैम्बियम का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? कागजन या कार्कम्बियम का रूप ले लेता है। ये कागजन बाद में काग में कन्वर्ट हो जाता है, कैम्बियम मतलब कार्क में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बार्क या छाल कहेंगे बाद में। ठीक है ना, बार्क या छाल का निर्माण कर लेता है चारों तरफ। ठीक है, बार्क और छाल का निर्माण हुआ, जब और अंदर कोशिकाएं बनते जाएगी तो क्या होगा? अंत में कार्क में भी यहाँ पर दरार उत्पन्न हो जाएंगी, कट जाएगा या फटे जैसा आकृति आपको देखने को मिलेंगी। फलस्वरूप क्या होगा? बाहरी वातावरण का संपर्क अंदरूनी वातावरण से हो जाएगा, वहाँ से जल का वाष्पोत्सर्जन में हानि होगी, जिसको हम लोग कहेंगे वहाँ पर वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। क्योंकि जो आखिरी में जो क्या बोलते हैं छाल है, उसमें टूटने के कारण आंतरिक कोशिका में उस स्थान को भरने के लिए लगातार विभाजन होगा और पूरक कोशिकाओं का निर्माण करेगी। पूरक कोशिकाओं का संपर्क बाहरी त्वचा से रहेगा। ठीक है, बाद में धीरे धीरे करके वो वैसे ही स्ट्रक्चर को धारण कर लेगी जैसे पहले था, लेकिन उससे पहले क्या होगा? अतिरिक्त जल का हानि वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, और इसी समय क्या होता है? टाइलोसिस भी बनता है। कैसे टाइलोसिस बनता है बता रहा हूँ। जो जाइलम है, जाइलम ट्रैकिड्स और वाहिका और वाहिनियों से मिलकर बना हुआ रहता है। जब वाहिका और वाहिनियाँ लगातार द्वितीयक जाइलम के बनने के कारण, तृतीयक चतुर्थक जाइलम के बनने के कारण विकसित होते रहते हैं, उस दौरान उसमें कई प्रकार के तेली वसी पदार्थ, रेजिन, टैनिन, गोंद इत्यादि पदार्थ यहाँ पर भर जाते हैं वाहिका में, और वाहिका का आकार बड़ी बड़ी और फूली आपको दिखाई देंगे। वो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है, जैसे ये यहाँ पर ये इस प्रकार से ऐसा, ये टाइलोसिस, ये अंदर ये इस प्रकार का। ठीक है, और इधर का ये इसकी बाह्य त्वचा हो गई। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर कहलाता है टाइलोसिस। क्या होता है? टाइलोसिस कहलाता है। टाइलोसिस कैसे बना? लगातार अंतरकोशिकीय अवकाश में अंतरकोशिकीय विभाजन के बाद वाहिका का आकार में बढ़ जाना। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रेजिन, टेनिन, गोंद वगैरह पदार्थ जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अतिवृद्धि को हम लोग कहेंगे टाइलोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? टाइलोसिस कहेंगे।